हेलो मिस्टर नारायण, मैं वी.एन. अय्यर बात करता हूं। यस, मैं एक विल बनाना मांगता हूं। मैं अपना सारा प्रॉपर्टी का नॉमिनी अपना छोटा बेटा शंकर को बनाना चाहता हूं। यस, आई नो। इसी का वास्ते ही मैं बिल बनाने का डिसाइड किया। यस, बड़ा बेटा, मेरा बड़ा बेटा आनंद मेरे लिए मर चुका है और मैं उसके लिए। Now Shankar is my only son. No, never. Mr. Narayan, do accordingly what I said. Understand? अप्पा, यार है ना? Who are you? शंकर, ये कौन है? इस घर में कैसे आया? अप्पा, मैं आपका बड़ा बेटा आनंद। बड़ा बेटा? मेरा बड़ा बेटा 7 साल पहले मर गया था, जब वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट का शादी बनाया था। ऐसा मत कहिए प्लीज, ये बहुत बीमार है। हमारे पास इलाज के लिए तो क्या, खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है। आपकी दोषी मैं हूँ, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन इन्हें माफ कर दीजिए। इम्पॉसिबल, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगा पर तुमको माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। शंकर, वॉचमैन को बोलो इन भिखारी लोगों को धक्का मार के निकाल दे। ऐसा जुल्म मत कीजिए, हम पर ना सही अपनी पोती पर तरस खाइए। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब्बा, प्लीज अब्बा, ऐसा मत कीजिए, प्लीज अब्बा। How dare you call me अब्बा? अप्पा! तू मेरे को आंख दिखाता, अपने बाप को आंख दिखाता, अपने आप को आंख दिखाता। अब्बा! अप्पा! Get out! Guys, get out! Now how are you feeling, Mr. Ayyar? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? I'm feeling better, डॉक्टर। डॉक्टर, मैं अपने सॉलिसिटर से बात करना चाहता हूँ। सॉलिसिटर से जरूर बातें होंगी, लेकिन फिलहाल आराम कीजिए। नैंसी, कैन आई हैव द इंजेक्शन प्लीज? यस सर। गुड, थैंक यू। बस कल तक की बात है। मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अयो रामा, अब तक तो ठीक थे जी, ये कैसे हो गया? कहीं वो इंजेक्शन है? नहीं, इस इंजेक्शन का तो इन पर कभी भी किसी भी किस्म का नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ था। अब्बा!
तुम्हारे कहने से मैंने इंजेक्शन तो बदल दिया है, लेकिन अब मुझे मेरे काम की जल्द से जल्द कीमत मिल जानी चाहिए। Congratulations, शंकर, क्या कमाल की किताब लिखी है। सुना है पब्लिकेशन के सारे रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। इसे बचपन से ही लिखने का शौक था। मुझे पता था एक न एक दिन हमारा शंकर बहुत बड़ा राइटर बनेगा। वाकई अंकल, आपकी मर्डर मिस्ट्री तो कमाल की होती है। थैंक्स। वैसे एक बात बताइए, आपने कभी मर्डर किया है? बेटी, ये कैसा उटपटांग सवाल है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है सच में मर्डर होते हुए देखा है? नहीं, देखा तो नहीं है। मैंने देखा है। दस साल पहले यही। अयो रामा, ये तुम क्या बोलता? तुमने यहाँ मर्डर होते हुए देखा? नहीं नहीं, मैंने किसी को लाश को ठिकाने लगाते देखा है। 10 साल पहले। रजनी, ये क्या? तू फिर शुरू हो गई? मैंने तुझे मना किया था ना। देखिए, आप लोग इसकी बातों में मत जाइए। ये एक नंबर की झूठी नहीं। है। हाय समीर। हाय। डैडी। और बेटा कैसे हो? मम्मी, समीर। हेलो। हाय। समीर, अंकल, आंटी। हेलो। हाय। हेलो यंग मैन। हेलो सर। हाय। हेलो। आपके नॉवेल्स का तो मैं बहुत फैन हूँ और क्राइम स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच। और ये यहाँ खास तौर पर इंस्पेक्टर भारत से ही मिलने आए। ये उनके बहुत बड़े फैन हैं। इंस्पेक्टर भारत हैं ही ऐसी पर्सनालिटी। वो तो है, मैं भी उनकी जबरदस्त फैन हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर वो आए ना तो अपनी झूठी कहानियां लेकर मत बैठ जाना उनके सामने। मगर रजनी। ओके, अगर आप लोग मेरी बातें नहीं सुनना चाहते, ठीक है। चलो समीर, हम डांस करते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। एक्सक्यूज मी डैड। डॉक्टर साहब, आपकी बेटी तो बड़ी खतरनाक बातें करती है। बड़ी होकर बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट बनेगी।
कुछ लिया नहीं? और डॉक्टर साहब कहाँ है? मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी। मैं आपके लिए ड्रिंक मंगा दूं? नहीं नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती। कोई बात नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक ही सही। मैं अभी आपके लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। ओह माय गॉड, समीर मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। कंचन, वो तुम्हारी सहेली है कहाँ? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुना रही थी। कौन? रजनी? हाँ, वो तो थोड़ी पागल है। मेरे ख्याल से अच्छा प्लॉट बन सकता है। 10 साल बाद। क्यों? अरे अंकल, आप कहाँ उसके चक्करों में आ गए? उसे तो झूठ बोलकर इंप्रेशन जमाने की आदत है। लेकिन वो फिर भी है कहाँ? होंगे यहीं कहीं। देखो निर्मला, अपनी बेटी को समझा दो। पार्टी में न जाने क्या अनाप शनाप बकती जा रही है। अरे वो मजाक कर रही होगी। क्या पता मजाक करे या सच कह रही है। सॉरी आंटी। क्या हुआ समीर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मम्मी, आपने रजनी को कहीं देखा? नहीं तो क्यों? अरे पता नहीं, वो और समीर दोनों कहाँ गायब हो गए। समीर को तो मैंने अभी अंदर से आते हुए देखा। वो मुझसे टकराया और मेरे कपड़े भी गीले कर दिए। काफी घबराया हुआ था। अकेला था? हाँ, अकेला था और अंदर से आ रहा था। अंदर से? हाँ, मैं देखती हूँ। कपड़े खराब कर दिए। अरे समीर, आर यू ओके? जी हाँ, मैं वो लो, इंस्पेक्टर भारत भी आ गए, तुम्हारे फेवरेट। आओ उनसे मिलाओ। ओह, एक्सक्यूज मी। वेलकम इंस्पेक्टर भारत। आइए, सभी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। Is that so? Yeah. Very strange. भाई ये तो मेरी खुशकिस्मती है, वरना हम पुलिस वालों के कदम तो ऐसी जगह पड़ते हैं जहाँ पर सिर्फ जुर्म होता है। हेलो इंस्पेक्टर भारत। हेलो। इनसे मिलिए, हमारी तरह ये भी आपके कारनामों के फैन हैं। थैंक यू। डैडी, अंकल, वो बाथरूम। क्या है बाथरूम में? डैडी, लाश। लाश? क्या हुआ? देखो तो जरा, क्या हो रहा है? Excuse me. My God. दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक मर्डर हो गया। अपनी पूरी टीम लेकर इमीडिएटली यहाँ पर आ जाओ। अय्यर बंगलो, मड आइलैंड। आई रिपीट, अय्यर बंगलो, मड आइलैंड। क्विक। हवलदार। इंस्पेक्टर भारत, मेरे ख्याल से इट्स एन एक्सीडेंट। पैर फिसल गया होगा और वो बेचारी। जस्ट अ मोमेंट मिस्टर शंकर। सूरत हाल ये कहते हैं कि यहाँ रजनी जी का कत्ल हुआ है। क्या? जी हाँ। ओह माय गॉड,
यहाँ मौजूद हर आदमी से मेरी दरखास्त है कि जब तक पुलिस की कार्रवाई चल रही है इस हॉल से बाहर एक आदमी नहीं जाएगा। ये इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। कोई मेरी बेटी का कत्ल क्यों करेगा? कोई आपकी बेटी का कत्ल क्यों करेगा? कत्ल हो चुका है, पता यह लगाना है कि कत्ल क्यों हुआ है और किसने किया। क्योंकि वहां बाथरूम में बाथटब के पास कुछ जूतों के निशानात पाए गए हैं। अब यहां से कौन आदमी बाथरूम में उस बाथटब के पास जूतों समेत गया है? Will anybody tell me? मेरे ख्याल में हम में से तो कोई भी वहां नहीं गया। मैंने किसी को अंदर से बाहर आते हुए देखा था। मम्मी। ज्योति जी, आपने अंदर से बाहर किसे आते देखा था? समीर को, रजनी का दोस्त। मैंने रजनी की लाश मिलने से 2 मिनट पहले उसे अंदर से बाहर आते हुए देखा था और वो काफी घबराया हुआ भी था। उसी घबराहट में वो मुझसे टकराया और उसने मेरे पे सारी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी और मेरे कपड़े गीले कर दिए। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? समीर ऐसा नहीं कर सकता। समीर, ये ज्योति जी ठीक बोल रही हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही। समीर, मैं तुम्हारे जूतों के निशान देखना चाहता हूं। जी हाँ, मैं रजनी को डराने के लिए बाथरूम में जरूर गया था, मगर वहां उसकी लाश देखकर मैं उल्टे पांव भाग आया। झूठ बोल रहे हैं आप। You're lying। आप वहां बाथरूम में रजनी के पास गंदे इरादों से गए थे और जब उसने आपके नापाक इरादे कामयाब होने नहीं दिए तब आपने उसका खून कर दिया। नहीं सर, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने उसका खून नहीं किया। मैं जब वहां पहुंचा तो उसकी लाश टब में पड़ी हुई थी। मैं खूनी नहीं हूं सर, खूनी कोई और है। किसने किया ये खून? मैं नहीं जानता कि खून किसने किया, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि खून क्यों किया। क्यों हुआ? उसकी जबान बंद करने के लिए। वो पार्टी में कहती फिर रही थी कि उसने 10 साल पहले किसी को किसी की लाश ठिकाने लगाते हुए देख लिया था। बस सर, कातिल ने ये सुन लिया होगा और उसकी जबान हमेशा के लिए खामोश कर दी। हाँ, रज ने ऐसा कुछ बोला, लेकिन हमने उसकी बात को लाइटली लिया जी। बोले तो सीरियसली नहीं लिया जी। हमने उसका मजाक उड़ा दिया था। क्यों? क्योंकि उसे झूठ बोलने की आदत थी। खुद कंचन ने हमें बताया कि वो इसी तरह झूठ बोलकर लोगों में अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश किया करती थी। I see। वैसे भी अगर वो सच बोल रही थी कि उसने 10 साल पहले किसी का खून होते हुए देखा है या लाश को ठिकाने लगाते हुए देखा है, तो वो अब तक खामोश क्यों रही? उसने 10 साल तक ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? ज्योति जी, you have a point। मुझे लगता है ये लड़का समीर बात का रुख बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस बात का रजनी के कत्ल से कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। क्योंकि कंचन ने सबके सामने साफ साफ कहा था कि रजनी को झूठ बोलने की बीमारी है। वो अक्सर ऐसा करती थी, दूसरों के साथ गुजरी घटनाएं अपने नाम के साथ सुनाया करती थी। उसकी इसी झूठी कहानी बनाने की आदत ने उसकी जान ले ली। कहीं ऐसा तो नहीं मिसेस भंडारी की वो जो शेर आया वाली कहानी इस पर भी लागू हो गई? जब एक्चुअल शेर आया तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उस वक्त भी आपकी बेटी सच बोल रही हो और लोगों ने उस पर विश्वास न किया हो। इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर साहब, वो तो इस टाउन से कभी बाहर गई नहीं थी। उसका जन्म यहाँ हुआ था, उसकी परवरिश भी यहीं हुई थी।
और इंस्पेक्टर साहब, दरअसल इस टाउन में ऐसा कभी भी कोई वाकया नहीं हुआ था। अगर कोई कत्ल हुआ होता तो मकतूल का कोई दोस्त या रिश्तेदार होता ना इंस्पेक्टर साहब, जो रिएक्ट करता। डॉक्टर साहब, अगर ये कहानी झूठी थी तो फिर उसका कत्ल हुआ कैसे और किसने किया? आपका मतलब ये है कि समीर ने खून नहीं किया? नहीं मिस कंचन, दरअसल समीर के जूतों के निशान उस बाथटब में पानी के लेवल के ऊपर लगे हुए। इसका मतलब यह हुआ कि समीर वहां रजनी के कत्ल के बाद पहुंचा था। Oh my God! इसका मतलब ये हुआ कि रजनी का कत्ल उसी ने किया जिसने 10 साल पहले। ओह नो! मिस कंचन, इस पार्टी में मौजूद किसी को भी रजनी की कहानी में विश्वास नहीं था। उसके माँ बाप तक को नहीं था। वो कह चुके हैं कि रजनी झूठ बोल रही थी। खुद आपको भी नहीं था। सबके सामने कह चुके हैं कि रजनी झूठ बोल रही है। उसकी कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी। हाँ, वो झूठ बोल रही थी। उसने कुछ नहीं देखा था। न कत्ल होते, न लाश ठिकाने लगाते। लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। कातिल तो इस बात को सच ही समझा होगा ना। क्या मतलब? अगर रजनी की कहानी झूठी थी तो फिर इसका मतलब कत्ल हुआ ही नहीं था। तो कातिल कहां से आया? मैंने आपसे कहा ना इंस्पेक्टर साहब, वो झूठ बोल रही थी। उसने कुछ नहीं देखा था। मगर हाँ, कत्ल हुआ था। लाश ठिकाने लगाई गई थी। मगर लाश ठिकाने लगाते हुए रजनी ने नहीं, मैंने देखा था। What? जी। दरअसल मैं डर गई थी, इसीलिए ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। लेकिन बातों बातों में रजनी से एक बार कह बैठी थी, काश मैंने उससे ये बात कही नहीं होती। आपको वो जगह याद है जहां वो लाश दफनाई गई थी? जी। So ये syringe. ये बॉटल और ये ब्रेसलेट। श्योर से ज्यादा पकड़ना। क्रिस्टोफर? क्रिस्टोफर? कौन क्रिस्टोफर? मिस्टर भंडारी, शंकर ने बताया कि क्रिस्टोफर नाम की किसी नर्स को आपने अपनी देखभाल के लिए रखा था। अच्छा, उस क्रिस्टोफर की बात कर रहे हैं। उसका नाम शायद नेली, नहीं, नैन्सी। हाँ, नैन्सी क्रिस्टोफर था। एग्जैक्टली, नैन्सी क्रिस्टोफर। जहां तक मेरा ख्याल है
वो तो 10 साल पहले ही मेरा नर्सिंग होम छोड़ के चली गई थी। जाते जाते वो मेरे लिए एक टाइप लेटर छोड़ के गई थी जिसमें उसने लिखा था कि इससे बेहतर नौकरी कहीं और मिली है, इसलिए जा रही हूं मैं। ये कितना अरसा पहले की बात होगी? भाई तारीख तो मुझे याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि जिस दिन मिस्टर अय्यर की मौत हुई थी उसके दूसरे दिन से ही उसने अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाई। मिस्टर अय्यर हार्ट अटैक से मरे थे ना? हार्ट अटैक तो उन्हें जरूर हुआ था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब उनकी मौत जो हुई थी वो इंजेक्शन के गलत इफेक्ट से हुई थी। हाँ, यस आई रिमेम्बर। हालांकि उस इंजेक्शन का कभी भी नेगेटिव इफेक्ट उन पे हुआ नहीं था, लेकिन कमाल की बात है इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही मैंने उनको वो इंजेक्शन दिया था ना, उसके बाद तुरंत उनकी तबीयत बिगड़ती गई। या यस आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली, यस। जस्ट मोमेंट मिस्टर भंडारी, वो इंजेक्शन आपने मिस्टर अय्यर को दिया था या आपकी नर्स ने दिया था? इंजेक्शन तो मैंने दिया था, लेकिन वो इंजेक्शन नैन्सी ने मेरे हाथ में थमाया था। हाँ श्रीवास्तव सर। उस बाथरूम से सारे एविडेंस इकट्ठा हो गए? ये सर, वो तमाम एविडेंस मैंने कलेक्ट कर लिए। नहीं श्रीवास्तव, बाकी के सारे एविडेंस तो तुमने इकट्ठा कर लिए श्रीवास्तव, लेकिन एक सुराग भूल गए हो, उस बाथटब का पानी। That's it, Sylvester. Are you all right, sir? या श्रीवास्तव, I'm okay. तो कातिल ने रजनी को इसी तरह बाथटब में डुबाया होगा। कातिल के कपड़े इसी तरह भीग गए होंगे। Obviously. I see. श्रीवास्तव, हवलदार से कहकर गाड़ी से मेरे सूखे कपड़े मंगवा दो। Okay, sir. मैं जानता हूं इतनी रात तक आप लोगों को मैंने यहाँ पर रुकाया, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, लेकिन मैटर बहुत सीरियस है। एक मर्डर का नहीं है, 3 मर्डर्स का है। तीन कत्ल? क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर शंकर की जिसने रजनी का खून किया है, बाकी के 2 खून भी उसने किए। और 10 साल पहले उसने पहला खून किया था आपके पिताजी का। क्या? अप्पा की मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। हार्ट अटैक से नहीं मिस्टर आनंद, उनकी मौत एक इंजेक्शन से हुई थी। वो इंजेक्शन जो नर्स नैन्सी क्रिस्टोफर ने बदल दिया था। क्या नर्स ने इंजेक्शन बदल दिया? जी। पर उसने ऐसा क्यों किया? शायद पैसों के लिए। उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था, और ये काम करने के बाद कातिल ने उसको भी मार दिया ताकि मिस्टर अय्यर की मौत राज रहे। अयो रामा, ये सब आपको कैसे मालूम पड़ा जी?
वो इसीलिए कि 10 साल बाद उस कातिल ने रजनी का खून किया। हो सकता है कि रजनी ने उस कातिल को क्रिस्टोफर नर्स की लाश ठिकाने लगाते हुए देख लिया और वो कोई गवाह और सबूत छोड़ना नहीं चाहता। इसका मतलब मेरी बेटी सच बोल रही थी। जी नहीं डॉक्टर भंडारी, आपकी बेटी वाकई झूठ बोल रही है, लेकिन कातिल उसे सच समझ बैठा, क्योंकि 10 साल पहले उस कातिल को किसी ने वो लाश ठिकाने लगाते देख लिया। ओह माय गॉड, इसका मतलब कि रजनी धोखे से मारी गई? जी हाँ, और इसी झूठ ने रजनी की जान ले ली। लेकिन इससे एक फायदा ये हुआ कि कातिल बेनकाब हो गया, जो 10 सालों से लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा। अयो, आपको पता है जी कातिल कौन है? जी हाँ, अब पता चल गया। वो पानी जिसमें रजनी को डुबा के मारा गया था, वो कातिल की सबसे बड़ी निशानी बन गया। क्या मतलब? मतलब यह है समीर बाबू कि आपके कपड़े गीले क्यों हैं? मौसम तो खुशगवार है, पसीना आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो आपके कपड़े गीले कैसे हो गए? जी वो मैं आंटी से टकरा गया था, इसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक मुझ पर गिर गई थी, उसी से थोड़ा सा कोट गीला है। मिस्टर समीर, मुझे पूरा यकीन है कि जिस किसी ने भी रजनी को बाथटब में डुबा के मारा है, उसके कपड़े बिल्कुल गीले होंगे, और इस पूरी पार्टी में आपके अलावा किसी के कपड़े गीले नहीं। मिस्टर समीर, मुझे पूरा यकीन है कि जिस किसी ने भी रजनी को बाथटब में डुबा के मारा है, उसके कपड़े बिल्कुल गीले होंगे, और इस पूरी पार्टी में आपके अलावा किसी के कपड़े गीले नहीं। वैसे ज्योति जी, आपके कपड़े भी काफी गीले हैं, बता सकती हैं ये कैसे गीले हो गए? जी हाँ, वो समीर मुझसे टकराया था तो सारा कोल्ड ड्रिंक का ट्रे मुझ पर गिर गया और ये मेरे कपड़े गीले हो गए। कोल्ड ड्रिंक के गिरने से कपड़े इतने गीले नहीं हो जाते। क्या मतलब? मतलब ये मोहतरमा कि कोल्ड ड्रिंक का ट्रे अगर आपके ऊपर गिरा है तो बॉडी के ऊपर गीला होना चाहिए, नीचे नहीं। और यहाँ तो आगे से लेके पीछे तक आपके कपड़े बिल्कुल पानी में ड्रेंच्ड हैं। पर एक्सक्यूज मी, आपकी सैंडल भी बिल्कुल पानी में ड्रेंच्ड है। क्या बराए मेहरबानी आप ये बताएंगी कि आपके कपड़े और आपकी ये सैंडल्स इतनी ज्यादा गीली कैसे हुई? मैंने आपको बताया ना कि समीर के टकराने की वजह से मेरे ये कपड़े गिले हुए हैं। झूठ बोल रही हैं आपके कपड़े उतने ही भीगे हुए हैं जितने श्रीवास्तव के कपड़े भीगे हुए हैं। मम्मी, जवाब दीजिए मम्मी। मैं बताता हूं कंचन जी, इनके ये कपड़े और इनकी ये सैंडल बाथटब के उस पानी से गीले हुए हैं जहां पर इन्होंने रजनी को डुबा डुबा के मार डाला। क्या तुमने मारा रजनी को? जी हाँ मिस्टर आनंद, और सिर्फ रजनी का ही नहीं, इन्होंने 10 साल पहले वो नर्स नैन्सी क्रिस्टोफर का खून किया है। और यही नहीं, नर्स नैन्सी क्रिस्टोफर के साथ मिलकर इन्होंने आपके पिताजी मिस्टर अय्यर का भी खून किया है। काश मैं आपके खून से पैदा
देखा ज्योति जी, मुजरिम का कोई साथी, कोई रिश्तेदार नहीं होता। उसे अपनी सजा खुद भुगतनी पड़ती है और अपनों की नफरत से बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती। श्रीवास्तव, अरेस्ट। इट्स अ रेप केस सर। इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने के बाद गला घोंट के इसका कत्ल कर दिया गया। देयर इज नो क्लू, नो फिंगरप्रिंट सर। लड़की के नाखून में ये ब्लड और मांस के जो रेशे हैं, श्रीवास्तव इसको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा है? यस सर। आप लड़की के ये मेरी बेटी है, इसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। आप बता सकते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में लड़की से मिलने आपके घर में कोई आता था, लड़की के फ्रेंड्स वगैरह या कोई ऐसा? नहीं, कोई नहीं। हाँ, एक बार उसने बताया था कि एक लड़का उसे बहुत परेशान करता था, उसका पीछा क्या करता था। उस लड़के का कोई हुलिया बता सकते हैं आप? नहीं, लेकिन यकीनन ये अमीर बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद है साहब। नीतू ने बताया था कि वो हमेशा नई नई मॉडल की गाड़ियां लेकर आता था साहब। और ये तो किसी गाड़ी की चाबी लगती है सर। थंडर। श्रीवास्तव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने एक हफ्ता पहले गाड़ियों के मैगजीन में इस गाड़ी के बारे में पढ़ा था। ये बहुत कीमती गाड़ी है और ये शहर में सिर्फ 3 लोगों के पास है। पता लगा श्रीवास्तव की ये पर्टिकुलर चाबी किसकी गाड़ी की है? यस, अचला कार्तिक स्पीकिंग। यस, क्या कहा? थंडर की चाबी? थंडर तो 2 और लोगों के पास भी है ना? ओह, आई सी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। You have done a good job. हम आपका ख्याल रखेंगे इंस्पेक्टर। What happened, आंटी? पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है जिसका उसके घर पर ही रेप किया गया है और वहां उन्हें एक थंडर की चाबी मिली है। थंडर की चाबी? लेकिन वो गाड़ी तो आजकल ब्रिजेश के पास रहती है ना आंटी। Yes, that is the real problem. कहीं वो चाबी सचमुच ब्रिजेश की हुई तो क्या आंटी, ये तो और अच्छा होगा। ब्रिजेश आपके रास्ते से हट जाएगा और फिर सब कुछ आपका होगा। Shut up! सौतेला ही सही, वो आखिर मेरा बेटा है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं जानती हूँ तुम ब्रिज की बर्बादी क्यों चाहती हो।
उसने तुम्हें इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके छोड़ दिया औरों की तरह? सर, ये चाबी ना तो केतन शाह की गाड़ी में लगी और न ही रजत का पड़िया की। इसका मतलब यह हुआ कि ये चाबी अचला कार्तिक की थंडर की चाबी है। और ये थंडर की चाबी ब्रजेश की ही होगी। ब्रिज, कहाँ थे तुम रात भर? कम ऑन मॉम, कितनी बार तुमसे कहा है, मुझे इस तरह का सवाल बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी इस सवाल का जवाब सोच लो, क्योंकि हो सकता है पुलिस तुमसे ये सवाल पूछे। पुलिस? हाँ, पुलिस। तुमने क्या सोचा कि पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हें तो घर वापस आने की बेवकूफी करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम। आप क्या कह रही हैं मॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन यहाँ से निकल जाओ। पुलिस का कोई भरोसा नहीं, किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती है। आ नहीं सकती मिसेस कार्तिक, पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर भारत कहते हैं मुझे, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए इंस्पेक्टर भारत कि हमारी इजाजत के बगैर आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। एक तफ्तीश कर रहे हैं। एक मासूम सी लड़की का बलात्कार हुआ है और मर्डर हुआ है। आपके पास एक इंपोर्टेड गाड़ी है ना, वो थंडर? Yes. वो गाड़ी इस वक्त कहाँ है? देखिए इंस्पेक्टर, हमारे पास 2500 गाड़ियां हैं, जब जो दिल करता निकाल लेते हैं। मुझे आपकी उन 25 गाड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रजेश बाबू। मुझे आपकी उस गाड़ी में इंटरेस्ट है जिसका नाम है थंडर। उसकी चाबी कहाँ है? चाबी? वो चाबी जिस लड़की का बलात्कार हुआ है वहां से बरामद हुई। और मुझे पूरा यकीन है ये चाबी उसी गाड़ी की है और आपकी है। ये चाबी वहां कैसे पहुंची? आई डोंट नो, पहुंच गई होगी चाबी किसी तरह। मैं आपको बताता हूं ब्रजेश बाबू, दरअसल वो चाबी इसी गुच्छे का एक हिस्सा है। शीना जप्टी में उस लड़की के हाथ में वो चाबी इस गुच्छे से निकल गई और कहीं गिर गई। आपके कहने का क्या मतलब है इंस्पेक्टर? कि मेरे कहने का मतलब यह है मिसेस कार्तिक, या आपके बेटे ने एक मासूम लड़की का बलात्कार किया, उसके बाद खून किया आपके बेटे ने। देखिए इंस्पेक्टर, आप नहीं जानते कि आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं, और आप इस चाबी के बूते पे कुछ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये चाबी कहीं भी गिर सकती है और इसे कोई भी कहीं भी छोड़ के आ सकता है। या आपकी छाती में ये निशान कैसा है ब्रजेश बाबू? उस लड़की के नाखून में आपका ये मांस और आपका ये खून मौजूद है। सो मिस्टर ब्रजेश कार्तिक, उस लड़की के बलात्कार के जुर्म में और उसे कत्ल करने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। What nonsense! श्रीवास्तव, सर, अरेस्ट हिम। जस्ट
डेफिनेटली इंस्पेक्टर श्रीवास्तव। देखो, तुम तो काफी समझदार हो। क्या इंस्पेक्टर भारत को भी थोड़ा बहुत कुछ ले देकर मामला सुलझाया नहीं जा सकता? What nonsense are you talking, Mrs. Karthik? वैसे शर्म आनी चाहिए आपको। आपके नालायक बेटे ने एक भोली भाली लड़की को रेप किया, उसका मर्डर किया, उसको सजा देने के बजाय उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं आप, उसकी हिमायती बनी हुई हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। श्रीवास्तव, अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर भारत, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेटा, आज तुमने बता दिया है गरीबों का सिर्फ भगवान नहीं, कानून भी होता है। वरना इन अमीरों ने इस कानून को अपना प्रॉपर्टी बना दिया है। चुप कर बुड्ढे। इसे छोड़ना नहीं बेटा, इसे फांसी दिलवा देना। अगर ये मुजरिम है बाबा, तो इस धरती पे कोई माई का लाल इसे बचा नहीं पाएगा। देखिए मिसेस कार्तिक, इस केस में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक सरकारी वकील हूं। इसलिए मैं आपके बेटे का केस नहीं लड़ सकता। जानती हूँ, क्योंकि आपका काम है मुलजिम को दोषी साबित करना, न कि बचाना। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि एक सरकारी वकील ही केस को मजबूत बना सकता है और कमजोर भी। काफी समझदार हैं आप। कहिए, क्या कीमत होगी आपकी इस सेवा की? सिर्फ 1 करोड़ रुपए। What? आपका दिमाग तो ठीक है? इतने छोटे से काम की इतनी बड़ी कीमत? ये मेरी कीमत नहीं है, ये आपके बेटे के जान की कीमत है। और वैसे भी ये रुपया मुझे कुछ दूसरे लोगों में भी बांटना पड़ेगा। सोच लीजिए। ओके, मुझे मंजूर है। ये रहे 50 लाख। बाकी के काम पूरा होने के बाद। ओके, दैट्स अ डील। हैव अ नाइस डे। सेम टू। थैंक यू वेरी मच। हेलो, जुहूपाड़ा पुलिस स्टेशन। साहब हम जाए? हाँ, तुम निकल जाओ, मुझसे कुछ लोग मिलने आने वाले हैं, मुझे काफी देर हो जाएगी। तुम निकल जाओ। जी साहब। श्रीवास्तव, पॉइंट ब्लैंक गोली मारी है किसी ने मिस्टर चैटर्जी को। मिस्टर चटर्जी सरकारी वकील थे और उन्होंने न जाने कितने मुजरिमों को सजा दिलाई होगी।
ये जरूर उन्हीं में से किसी एक का काम हो सकता है। वैसे मिस्टर चैटर्जी के साथ यहाँ पर ऑफिस में और कौन कौन रहता है? सर यहाँ पर तो मिस्टर चैटर्जी के अलावा सिर्फ एक प्यून रहता है और वो भी शाम को घर चला जाता है। सर ये कार्ड वकील साहब की जेब से मिला। मिसेस अचला कार्तिक। इंस्पेक्टर भारत, मुझे इस बात से इनकार नहीं है कि मैं एडवोकेट चैटर्जी को मिलने गई थी। वो इसलिए ताकि मैं अपने बेटे के केस के सिलसिले में उनकी सर्विसेज हासिल कर सकूं। That's all। झूठ बोल रही हैं आप मिसेस कार्तिक। जहां तक मेरा ख्याल है, मिस्टर चैटर्जी एक सरकारी वकील हैं और सरकारी वकील प्राइवेट केसेस नहीं लिया करते। और फिर आपके पास तो मेहता मेहता फर्म है, आपने ऑलरेडी हायर की हुई है, तो फिर आप सरकारी वकील क्यों हायर करेंगी? एडवोकेट चटर्जी खुद इस केस को नहीं ले सकते थे, मगर वो इसे कमजोर तो बना सकते थे। क्या मतलब है आपका? मतलब ये इंस्पेक्टर भारत कि वो ऑफर जो मैंने आपको दिया था वही ऑफर मैंने मिस्टर चैटर्जी को दिया। वो ज्यादा समझदार निकला, उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ये प्रॉमिस किया कि केस वैसे ही दर्ज होगा जैसे मैं चाहूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि दौलत में बहुत ताकत होती है। क्यों इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अगर आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो 50 लाख जो मैंने चैटर्जी को दिए आपके पास होते। 50 लाख? कौन से 50 लाख? वैसे मैं अगर चाहूं तो आपका मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक, चैटर्जी के पास कोई 50 लाख रुपए नहीं मिले। क्या? जी हाँ। इसका मतलब है कि उन रुपयों के लिए चटर्जी का खून किया गया था और चटर्जी के मरने के बाद वो रुपए लेकर गायब हो गया हो। बाबा मैं तो बोलता हूँ शराफत की जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। एक बार बड़ा हाथ मारने का और आराम से बैठ के खाने का। बोले तो आर या पार, क्या समझा? कौन है बे रघु के कंधे पे हाथ रखने वाला? इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। साहब अपने को कुछ नहीं मालूम। सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें सब मालूम। वो रुपया तूने गायब किया है, अपने मालिक का खून किया और रुपया लेके भाग गया, करेक्ट? क्या बात कर रहे हो साहब? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं अपने मालिक का खून क्यों करूंगा? अगर रुपये चुराया होता तो मैं देशी दारू के अड्डे पे क्यों रहता? अब तक तो मैं वांटेड हो गया होता। अगर वो रुपया तूने नहीं चुराया तो किसने चुराया? कौन आया था वहां? पता नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैडम के जाने के बाद मैं भी वहाँ से चला गया, लेकिन अपन देखा जाते टाइम कि साहब किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और शायद उसी ने किसी को रुपए दिए हो। किससे बात कर रहा था? मुझे पता नहीं साहब, मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे विश्वास करो। इंस्पेक्टर बंसल। यस सर। छोड़ दो इसे। एंड पता लगाओ कि इनके साहब किससे बात कर रहे थे। जी सर। तेरे को छोड़ता हूं मैं अभी, लेकिन कुछ याद आए फोन करना मेरे को। जयराम। यस सर। ये लो कार्ड। हाँ, वो जो लिस्ट मंगाई थी मैंने, वो चैटर्जी ने जो फोन कॉल्स किए थे, या अगर आ गई हो तो ले आना जरा। थैंक यू। सर मुझे तो ये लगता है कि नौकर रघु साफ झूठ बोल रहा है। पूरा यकीन है मुझे कि ये खून उसी ने किया है। हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए था सर। सर श्रीवास्तव,
ये लीजिए पेन सर। थैंक यू श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, मेरे ख्याल से वो खून उस नौकर ने नहीं किया, रघु ने। वो पैसे लेकर आराम से वहां से भाग सकता था, लेकिन आपका कहना भी बिल्कुल सही है सर। थैंक यू। वो पेन तो आई एम सॉरी श्रीवास्तव, आई एम सॉरी। दरअसल सर, हर बार मेरे तमाम पेन इसी तरह से गायब हो जाते थे, लेकिन इस बार मैंने इस पेन पर एक मार्क लगा रखा है। ये देखिए, एक नग यहां है और ऊपर का नग मैंने निकाल रखा है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि ये इंस्पेक्टर श्रीवास्तव का पेन है। वेरी स्मार्ट श्रीवास्तव, वेरी स्मार्ट। That's very... सर, चटर्जी के फोन कॉल्स की डिटेल। थैंक यू इंस्पेक्टर बंसल, थैंक यू। चैटर्जी का खून हुआ था श्रीवास्तव, उस दिन मिस्टर चैटर्जी का स्टेशन पे फोन आया था, इस पुलिस स्टेशन पे? जी हाँ, तो ऐसा कोई फोन नहीं आया। Are you sure? I'm very much sure, sir. लेकिन श्रीवास्तव, हो सकता है कि फोन किसी और ने अटेंड किया हो सकता है सर, और लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर किसी और ने फोन अटेंड किया था तो कम से कम हमको वो बताता तो कि ऐसा फोन आया था यहाँ पे। लेकिन हमारी लिस्ट तो ये कहती है श्रीवास्तव कि यहाँ पर फोन आया था। ये देखिए नंबर है और बाकायदा 1.5 मिनट बात हुई है। ये देखिए टाइम ड्यूरेशन भी लिखा हुआ। लेकिन सर, ये भी हो सकता है कि लिस्ट बनाने वालों से, इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों से कोई मिस्टेक हो गई हो और नंबर गलत आ गया हो सर। हो सकता है। ये इंस्पेक्टर भारत हियर। साहब, मैं रघु बोल रहा हूँ। हाँ बोलो रघु, क्या बात? साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस वक्त कहाँ हो तुम रघु? साहब, मैं चटर्जी घर से बोल रहा हूँ। साहब, मुझे याद आ गया, उस समय मैडम के जाने के बाद चटर्जी साहब फोन से किससे बात कर रहे थे? किसे फोन किया था रघु? साहब, उसका नाम। हेलो 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 रघु। Oh my God. Sir, it's a suicide case, sir. नहीं श्रीवास्तव, it's not a suicide case. ये हत्या है श्रीवास्तव, it's a murder. I'm quite sure, लेकिन श्रीवास्तव, तुम यहाँ पर कैसे? मुझसे पहले? वो सर, मुझे किसी ने फोन करके बताया कि यहाँ पर एक आदमी सुसाइड करने वाला है, लेकिन सर मेरा यकीन मानिए कि जब तक मैं यहाँ पहुंचा ये आदमी सुसाइड कर चुका था। किसने फोन करके बताया? सर, नाम तो नहीं बताया किसी ने अपना। कमाल की बात है। मुझे इसने फोन करके बताया कि आप आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। और लेकिन ये यहाँ चैटर्जी के घर में क्या कर रहा है?
हो सकता है कि मिस्टर चटर्जी ने इसको बंगले में एक रूम दिया हो रहने के लिए। एनीहाउ श्रीवास्तव, वो फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट एंड फोटोग्राफर, प्लीज अरेंज इट एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू। पेन का टॉप, ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है। सर, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट। जिस गोली ने चटर्जी की जान ली थी वो गोली पुलिस कोटे की थी। पुलिस कोटे की? यस सर। आई कांट बिलीव दिस। यू मे गो इंस्पेक्टर बंसल। थैंक यू सर। इसका मतलब? सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते थे यार? सर, उस दिन पुलिस स्टेशन में चटर्जी ने किसको फोन किया था और फोन किसने रिसीव किया था, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बोलो दयाराम। तुम सच कह रहे हो दयाराम? यस सर, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर ये खून उसने किया है तो फिर वो 50 लाख रुपए भी उसी के पास होंगे। सर, आप इस वक्त यहाँ मेरे घर में? श्रीवास्तव, मुझे तुम्हारी सर्विस रिवॉल्वर चाहिए। लेकिन श्रीवास्तव, मैंने कहा मुझे तुम्हारी सर्विस रिवॉल्वर चाहिए। वो ठीक है सर, लेकिन ये... श्रीवास्तव, मैंने कहा मुझे तुम्हारी सर्विस रिवॉल्वर चाहिए। That's an order. Go and get it. ओके सर।
ये लीजिए। थैंक यू श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, मैं तुम्हें मिस्टर चैटर्जी और रघु के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। फट! किसी का खून नहीं किया सर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मैं सच कह रहा हूं सर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मैंने किसी का भी खून नहीं किया। मैं निर्दोष हूं सर, प्लीज। मैं क्या करूं श्रीवास्तव? मुझे तुम पे यकीन करने को जी करता है, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। हर बात ये कहती है कि तुम मुजरिम हो। सबूत नंबर 1। जस्ट मिनट इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, देखो तुम तो काफी समझदार हो। क्या इंस्पेक्टर भारत को भी थोड़ा बहुत कुछ ले देकर मामला सुलझाया नहीं जा सकता? उस भी का मतलब मुझे तब समझ में नहीं आया श्रीवास्तव, लेकिन अब उस भी का मतलब मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। सबूत नंबर 2, मुझे शक तब हुआ जब तुम मुझसे पहले रघु के घर में पहुंचे हुए थे और वहां से मुझे यह बरामद हुआ, ये पेन का टॉप। ये पेन का टॉप आपका है ना श्रीवास्तव? सर ये पेन का टॉप तो मेरा है, लेकिन मैं रघु का खून क्यों करूंगा सर? मैं रघु का खून क्यों करूंगा? इसीलिए कि रघु जानता था कि चैटर्जी ने किसे फोन किया था, और ये बात दयाराम भी जानता था। दयाराम। यस सर। मिस्टर चैटर्जी का फोन उस दिन किसने रिसीव किया था? इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने सर। उस दिन जब फोन आया उस वक्त मैं वहीं पर था सर। ये झूठ बोल रहा है सर। सर चैटर्जी से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। सर मैं आपको कैसे बताऊं कि ये सब झूठ है, बकवास है सर। मुझे फंसाने की साजिश की जा रही सर। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं सर। अगर इसे फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये निर्दोष है तो इससे आप पूछिए सर कि नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस इसके घर पे सोफे के नीचे कैसे पहुंच गया? पूछिए सर इससे। पूछिए सर, पूछिए इससे। क्या करें सर? क्या कर रहे हैं सर? तुम्हें कैसे पता दयाराम कि श्रीवास्तव के घर में उस सोफे के नीचे 50 लाख रुपए का ब्रीफकेस पड़ा हुआ? जी सर वो ये बात तो वही जान सकता है दयाराम, जिसने या तो खुद वो पैसे वहां पर रखे हों या तो फिर खुद वहां से बरामद किए। सर ये तो मैं तो अपने अंदाजे से कर रहा था सर, अपने अंदाजे से कर रहा था सर। दयाराम, वो रुपया तुमने श्रीवास्तव के वहां सोफे के अंदर ब्रीफकेस में तुमने खुद रखा है। और ये बात मैं अंदाजे से नहीं कह रहा दयाराम, दावे से कह रहा हूं, क्योंकि उन रुपयों के साथ उस ब्रीफकेस में मुझे एक नग मिला है। ये नग तुम्हारी अंगूठी का है दयाराम। है कोई जवाब तुम्हारे पास?
हवलदार दयाराम, तुम? हवलदार दयाराम, जिसने इंस्पेक्टर श्रीवास्तव बन के मिसेस कार्तिक के साथ बात की और चैटर्जी का फोन भी इसी ने रिसीव किया था। उसके बाद मिस्टर चैटर्जी का इसने खून किया, वहां से ये 50 लाख रुपए लेके भागा और इसने तुम्हारे घर में वो रुपए प्लांट कर दिए ताकि शक तुम पे जाए। श्रीवास्तव, ऐसा तुमने क्यों किया हवलदार दयाराम? कानून की आंखों में धूल क्यों झोंकी तुमने? मैं तुमसे पूछता हूं, कानून की आंखों में धूल क्यों झोंकी तुमने? कानून की आंखें कहां होती है सर? कानून तो अंधा होता है, वरना क्या उसे मेरे इकलौते बेटे की बेगुनाही नजर नहीं आती? उसकी बेगुनाही नजर नहीं आती सर? आज से 9 साल पहले मेरे बेटे को कत्ल के इल्जाम में इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने गिरफ्तार किया और उस झूठे मक्कार चटर्जी ने नकली सबूतों और गवाहों के बल पर उसे मुजरिम साबित कर दिया सर। उसे मुजरिम साबित कर दिया सर। तुम्हारा बेटा? मेरा ही इकलौता बेटा, जो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था सर, जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया, जिसके गम में मेरी बीवी पागल हो गई। पागल हो गई मेरी बीवी। मैंने उसकी चिता पे कसम खाई थी कि मैं बदला लूंगा। जिन्होंने उसके साथ बेइंसाफी की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं चाहता तो चटर्जी की तरह तुम्हें भी खत्म कर देता। तुम? लेकिन नहीं, मैं तुम्हें उसी कानून की सूली पर चढ़ाना चाहता था जिस पर तुम्हारी बदौलत मेरा बेटा चढ़ा था। और तब तुम्हें एहसास होता कि एक बेगुनाह की तड़प क्या होती है, और तब मेरा बदला पूरा होता। लेकिन हवलदार दयाराम, तुमने उस प्यून रघु को क्यों मारा? वो तो बिल्कुल निर्दोष था। रघु को मारना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि चटर्जी के केस में तुम्हें फंसाने के लिए मैंने उसे झूठ बोलने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और फिर मैंने ही फोन करके तुम्हें वहां बुलाया ताकि इंस्पेक्टर भारत का तुम पर शक और भी बढ़ जाए। मगर मेरी किस्मत ने मुझे दगा दे दिया। एक बार फिर अंधे कानून ने मुझे हरा दिया। मुझे हरा दिया अंधे कानून ने। हवलदार दयाराम, कानून अंधा नहीं होता। कानून की 2 आंखें हैं, सबूत और गवाह। ये 2 आंखें होती हैं कानून की। अगर जज्बातों के बिना पर कानून अपने फैसले सुनाने लग जाए तो फिर ब्रिजेश जैसे दरिंदे कानून के शिकंजे में कभी नहीं आएंगे। वो बाहर खुले घूमेंगे और किसी मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाएंगे, और उसके पैसे वाले माँ बाप अपने पैसे के मुकद्दर से उन्हें कानून के शिकंजे से फिर से बचा लेंगे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है हवलदार दयाराम। अगर 2 इंसानों को मारने के बजाय तुमने 2 इंसानों को बचाया होता तो आज तुम्हारे बच्चे की आत्मा को शांति जरूर मिलती। मैं तुम्हें मिस्टर चैटर्जी और रघु के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।